नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शुरू हुई सियासत 15 मार्च 2023 वो तारीख थी और आज इसका कमोबेश जो है पटाक्षेप होता दिखाई पड़ रहा है एक पक्ष के द्वारा, क्योंकि सरकार सत्ताधारी दल कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में लगभग 8.5 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की मंजूरी दे दी है। उसके बाद सूबे की सियासत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि पीएम आवास मंजूर, सियासत का क्या होगा हुजूर। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। मार्च 2023 को ये धमाका सड़क पर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत में हुआ था। मौका था प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के विधानसभा घेराव का। बीजेपी के इस घेराव को रोकने मौके पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने ये बम फेंका और धमाका हो गया। उस वक्त इस धमाके की गूंज तो चंद सेकंड ही रही, मगर सियासत में फूटे बम की गूंज सूबे में सत्ता परिवर्तन तक सुनाई देती रही। सत्ता परिवर्तन के बाद सूबे की विष्णुदेव साय सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया, जिस पर सियासत भी भरपूर होती रही। सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका और सदन से लेकर सड़क तक साय सरकार को घेरती नजर आई। मगर 15 मार्च 2023 के बाद 4 सितंबर 2024 ऐसी तारीख आई जब केंद्र से 8,46,931 पीएम आवासों को मंजूरी मिल गई। मंजूरी का ये पत्र लेकर सीएम साय ने प्रेस वार्ता कर इसे राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए कमोबेश वरदान ही बताया। सीएम साय ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में शेष मकानों की भी मंजूरी मिल जाएगी। वहीं सीएम ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी 10,000 मकान बनाने की जानकारी दी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। केंद्र से मिली मंजूरी के अनुसार SECC 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,331 और आवास प्लस के 1,47,600 मकानों को स्वीकृति मिली है। पीएम आवास योजना पर सियासत यूं तो पुरानी बात हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप मढ़ती है तो कांग्रेस भी पलटवार में बीजेपी को घेरना चाहती है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को मिले आवास स्वीकृति पर पीएम का आभार जता रहे थे और कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था 18 लाख आवास बनेंगे, लेकिन बीजेपी झूठ बोलने का काम कर रही है। जनता के सामने सच्चाई आ गई है। अब 8 लाख मकान देने का दावा कर रहे हैं, तो बाकी 10 लाख आवासों की स्वीकृति क्यों नहीं की? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 18 लाख हम प्रधानमंत्री 18 लाख लोगों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति करेंगे। एक भी आवास स्वीकृति नहीं की इस सरकार ने, एक भी आवास स्वीकृति नहीं की। इसका मतलब आपने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के साथ झूठ बोले। अब दावा कर रहे हैं 8 लाख मकानों की केंद्र ने स्वीकृति किया है। कौन सा आवास स्वीकृति किया होगा अभी तक? और आपको तो 18 लाख आवास देना है। अभी तक 8 लाख आवास स्वीकृति किए, तो 10 लाख आवास स्वीकृति क्यों नहीं की? बीजेपी तब भी कांग्रेस को पीएम आवास मुद्दे पर घेर रही थी और आज भी घेर रही है। इधर इन 9 महीनों की बीजेपी सरकार के दौरान कांग्रेस का हर बड़ा नेता सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाता आया है। लेकिन अब जब पीएम आवास योजना को केंद्र से स्वीकृति मिलने लगी है, तो क्या ये मानना गलत होगा कि कांग्रेस के हाथ से बड़ा मुद्दा छिटक गया? खैर, सियासत तो जारी रहेगी।
तसल्ली इस बात की उन गरीब परिवारों को होगी कि भले ही खूब सियासत देखनी पड़ी, लेकिन अब पीएम आवास के तहत उनका घर बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। 8.5 लाख अगर आवाज स्वीकृत हो गए और उसके बाद भी सूबे में सियासत होगी तो चर्चा का विषय बनेगा। और यही वजह है कि आज चर्चा के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम अवतार जी, पहला सवाल आज मैं आपसे पूछ लेता हूं। 8.5 लाख 8,40,931 मकानों की स्वीकृति, ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे को उठा के बीजेपी, तात्कालिक बीजेपी बतौर विपक्ष जो है सत्ता में काबिज होने में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। 15 मार्च 2023 की वो तारीख थी और आज तक की सियासत चल रही है। आज भी सियासत हो रही है, क्यों हो रही है सियासत? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक लोकप्रिय योजना है। ये योजना अलग अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हो पाई। शुरुआत जिस गति से होनी चाहिए नहीं हो पाया। इसको विधानसभा चुनाव के पहले उस अभी उप मुख्यमंत्री और उस समय के महामंत्री थे विजय शर्मा, उन्होंने पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जोरदार तरीके से उठाया और धरना प्रदर्शन किया, लोगों के फॉर्म भराए। तो ये इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जो गरीबों से जुड़े हों, जिसमें लाभ मिलना हो, जिसमें एक अच्छी योजना है जो उसको राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हुए काम होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं कारणों से नहीं हुआ। तो उसको भाजपा ने पकड़ा, गेंद किया, वादा किया अपने घोषणा पत्र में कि हम आते ही आवास देंगे, तब खुद आवास में जाएंगे। तो इस तरह की बातें की और उसको आज पूरा कराए। तो एक उनके लिए उपलब्धि है और गरीबों के लिए भी कि राजनीति में किसी न किसी कारण से गरीब पीस रहा था, गरीब को आवास मिल जाता। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना चलता था, उसमें पैसा कम मिलती थी, उसमें भी लोग गांव-गांव के लोग खुश होते थे और गरीबों के मकान, रोटी कपड़ा, एक मकान बड़ा मुद्दा रहता है, एक सोच और एक सपना रहता है। उस सपना को जो पूरा करने का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं पीछा छूटा। बिल्कुल। इससे कांग्रेस को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। भूपेश बघेल ने इसके काट में योजना भी लाई, अपनी बातें भी रखी, बहुत सारे घोषणाएं भी की, लेकिन परंतु सब देर हो गया। सवाल यही है कि सियासत अनवरत जारी है। उस समय भी सियासत हुई, आज भी सियासत। मैं इस पे जवाब लूंगा। मैं जब एक बार जी सियासत तो करेंगे क्योंकि सत्तासीन को जो है मैं गलत हूँ ये मानते नहीं है, बिल्कुल, और जो सही है उसको सही में भी मैं निकालो। ये तो हर साल हर विषय में ये चलता रहता है, वो राजनीति का हिस्सा है। ठीक है, मैं पहले धनंजय जी का रुख कर लेता हूं, उसके बाद राजीव जी से जवाब लूंगा। धनंजय जी, क्यों सियासत हो जब 8,40,931 गरीबों के सिर पे छत होने का बंदोबस्त हो जाए, स्वीकृति मिल जाए, उसके बाद क्यों सियासत? देखिए अवधेश जी, सियासत की बात नहीं, बात यह है कि आपने जो वादा किया था और कसम खाई थी कि जब तक 18 लाख आवास स्वीकृत नहीं होगा तब तक मैं मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करूंगा। ये मैं नहीं कहा था, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु साई जी ने कहा था। और विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब इनके ही विधायक मतलब मंत्री वहां जवाब देते हैं, जब सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने से अब तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, वहाँ जवाब मिलता है कि एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं। बिल्कुल। और साजी दावा करते हैं कि 18 लाख आवास को हमने कैबिनेट ने पास कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी खुद साई जी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 8 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। फिर आपका दावा जो 18 लाख आवास आपने कैबिनेट में जो पास किया था, जो आपने शपथ लिया था, जो दावा किया था, उस मकान का क्या हुआ? और ये जो 8 लाख मकान आज जो मिला है आपको, बिल्कुल, ये मकान में मैं पूरा दावा कर रहा हूँ ना, इस योजना में शायद सरकार की फूटी कौड़ी नहीं लगी है, क्योंकि ये जो 8 लाख जो प्रधानमंत्री आवास अभी स्वीकृत हुए हैं, इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने 3200 करोड़ रुपए की राशि राज्यांश के लिए उसी दौरान बजट में पास कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार चूंकि दलित दुर्भावना से पीड़ित रही है, इसलिए जानबूझकर इस सरकार की इमेज खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके कहा कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बना।
झूठ आप बोल सकते हो पर सच को छुपा नहीं सकते अवधेश जी। बिल्कुल। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आश्चर्य की चीज है और इसको सब चीज को ध्यान देना चाहिए। मेरे पास ये पीआईबी की एक वो है, आपको लिंक दे दूंगा मैं, बता दीजिए। जी जी बता इसमें ये पीआईबी 7 फरवरी 2024 को एक प्रेस नोट जारी करके बता रही है कि इस देश में किन राज्यों में कितना कितना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बना है। ठीक है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में इस पीआईबी जो भारत सरकार की PIB एजेंसी हाँ, है हाँ। वो बता रही कि छत्तीसगढ़ में 2024 7 फरवरी तक 11,76,142 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए और बने हैं। ये ग्रामीण का आंकड़ा दे रहा हूं आपको मैं। ठीक और है। शहरी आवास पर अगर हम जाते हैं तो यही पीआईबी बता रहा है जो भारत सरकार की एजेंसी है कि 3,09,000 शहरी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें 2,79,000 मकान कंप्लीट हो चुके थे। अच्छा। मतलब आप समझ सकते हैं 2011 की जो सर्वे सूची है उसमें लगभग 18 लाख हितग्राही थे ठीक और है। उसमें दोनों के अगर आंकड़े का मिलाते हो तो लगभग 14.5 लाख मकान हमारी सरकार के दौरान बन चुका था। बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, लेकिन भाजपा को झूठ बोलना था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो 8 लाख आवास तो उसके थे जिसके पास से हमने दिया, आपने जो 18 लाख आवास देने का दावा और वादा किया है, जिसको आपके कैबिनेट ने पास कर दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री शपथ लिए थे, वो 18 लाख आवास कहाँ है? चले मैं आप जवाब जनता को झूठ नहीं बोल सकते। सीधे जवाब ले लेता हूं, लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं आप लोग, सभी दलों को यहाँ पे सरकार चलाने का अनुभव है। राज्य हित की सूची, केंद्र हित की सूची डिफाइन है पहले से। राव अवतार जी बेहतर बताएंगे, मैं आपको जब आपके पास आऊंगा तो। राजीव जी जवाब दे दीजिए, क्यों ये गोलमोल चल रहा है यहाँ पे चक्री? कांग्रेस कहती है कि आपने साहब 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिए पहले कैबिनेट में, ये जो मिला है 8,46,931, इसका पैसा तो कांग्रेस ने दिया था। जवाब दीजिए। 8,47,000 जो आवास दिए गए हैं, सबसे पहले तो उसकी खुशी देता हूं कि भूपेश बघेल जी की सरकार के हठ धर्मिता के कारण उन गरीबों का, मेरा सपना है अपना छत हो, अपना हर गरीब का सपना सर पर छत हो अपना। इस ध्येय वाक्य को लेकर प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेते हैं 2010 में, उन्होंने कहा 2014 में, अच्छा। तो 2014 में उन्होंने कहा था और प्रधानमंत्री आवास शुरू हुई। भूपेश बघेल जी 2019 में उन्होंने राज्यांश नहीं दिया, 20 में नहीं दिया। उसके बाद जो लैप्स होती है, जो केंद्र और राज्य मिलकर देते हैं, वो पैसा लैप्स हो गया और वो लैप्स होने का उन्होंने कारण बताया भूपेश बघेल जी ने, इसका नाम प्रधानमंत्री आवास है, हमको मंजूर नहीं है और अगर ये मंजूर नहीं है तो हम नहीं देंगे। और उनकी जो कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय होना था, उन्होंने उसकी कोशिश बिल्कुल। तो भूपेश बघेल जी अपनी सरकार के मस्ती में थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि गरीबों का आवास नहीं हो रहा। मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। कई लोग कहते थे कि भैया हमारा केंद्र का पैसा सब्सिडी आ गया है, हम रिपेयरिंग कर अपने कवेली वाले घर को पक्का मकान बना, क्यों नहीं आ रहा? वो बैंकों की दौड़ लगाते थे, चूंकि राज्यांश नहीं आ रहा था तो बार बार पैसा लैप्स हो रहा था केंद्र का। अब ये अगर आपकी राजनीतिक विफलता है, आप इतने बड़े जन तबका को अगर उनके मकान से, आपके तो खुद बहुत बड़े आवास है, आप जमींदार हैं, जागीरदार हैं, लेकिन जो गरीब अपना छत नहीं बना पा रहा था, जब उसके आंसू गिरे, उस आंसुओं की कीमत भूपेश बघेल जी समझ नहीं पाए, कांग्रेस के लीडरान समझ नहीं पाए, कांग्रेस पार्टी को उसका भुगतान करना पड़ा। और अगर राज्य उनके हाथ से गया तो कारण यही था कि वो केवल आंकड़ों का फेल, आंकड़ों की बाजेगरी दिखाते थे कि हमने बनाया इंदिरा आवास, हमने बनाया फलाना किया, लेकिन अगर वो बना देते तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती। और हमने उस मुद्दे को पकड़ा कि जब ये पहले से ही 60 और 40 का रेशियो है, आप क्यों गरीबों का मकान नहीं बनने दे रहे, क्यों उनको सब्सिडी नहीं दे रहे? तो इसका खमियाजाना भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। आज जब हम दे चुके हैं, अब 18 लाख की बात आती है तो मैं धनंजय जी का जवाब देता हूं कि ये पहली किस्त है और मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं अपने आवास में नहीं जाऊंगा, चूंकि एक टेक्निकल इशू है कि जब तक कैबिनेट पास नहीं करता, जो हमारे 18 लाख जो हितग्राही है, जो हमने सर्वे की कि 18 लाख लोगों की आवश्यकता है, तो वो कैबिनेट ने पास कर दिया। अब पार्ट वाइज होगा, अभी 8,47,000 के आसपास हो चुका है। आने वाले समय में जितने और हितग्राही है उनका और धीरे धीरे होगा। अभी तो ये पंचवर्षीय सरकार है, 5 सालों में होगा, ये तो अभी पहली बात है। अगर आप 8 लाख देखेंगे, 8.5 लाख, तो 3 किस्तों में उससे ज्यादा होता है। 25 लाख। हाँ बिल्कुल, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। कितने लोग हैं उनकी सब्सिडी, जो डायरेक्ट सब्सिडी है, वो पैसा भी आएगा और जो राशि लेकर अपने घर को बना रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, उनकी भी सब्सिडी आएगी। और ये तेरा मेरा कुछ नहीं होता। आपने समय गंवा दिया,
और समय चला गया। अब उन गरीबों का जो सपना वो पूरा होगा। चलिए, मैं धनंजय जी आ रहा हूं। मैं एक बार जब रावतार जी का रुख कर लेता हूं, उसके बाद सीधे मैं आपके पास आऊंगा। आप बहुत सारे तथ्य इकट्ठा करके बैठे, एक साथ आप बता दीजिएगा। रावतार जी का रुख कर। रावतार जी, गरीबों के नाम पे सियासत कोई पहला मौका नहीं है। देश में गरीबी हटाओ तक का नारा दिया गया राजनीति में। गरीब कितने हटे, गरीबी कितनी हटी, सबके सामने है। सवाल यह है कि राज्य हित से, राज्य मत से पैसे का खर्च किया जाए, केंद्र मत से किया जाए, 60-40 का रेशियो पे खर्च किया जाए। सवाल तो है ना कि 8.5 लाख गरीबों को अपना छत मिलेगा ना, जिनको लेके सियासत सालों से हो रही है। 15 मार्च मैंने तारीख भी बताई, पिछले सरकार में बम फोड़ के जगाया गया था। एक अवधेश की डबल इंजन की सरकार होने के कारण एक फायदा हुआ है, क्योंकि राज्य और केंद्र की जो समन्वय है, समन्वय के कारण ये योजनाएं सफल हो पाई। बिल्कुल सही। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत सारी बात धनंजय ने बताई, उसमें तथ्य हैं और सही भी हैं। जैसे ये पुरानी योजना है, पुरानी सरकार ने बहुत सारी चीजें उसमें किया था, मगर केंद्र और राज्य के जैसे मैंने समन्वय के अभाव में ये योजनाएं अटकी थी और सबके अपने स्वार्थ थे। अगर राज्य सरकार पैसा दे, राजांश दे, अपील करे और केंद्र अगर दे दे तो श्रेय तो भूपेश ले जाता या कांग्रेस को मिल जाता, तो वो भी अटकाए। अटकाने और भटकाने का जो काम राजनीति में अपने फायदे के लिए किए जाता है, बिल्कुल वही काम आवास योजना में चला है। और अब जब श्रेय लेने की जो राजनीति अब मची है, वास्तविक में जो गरीब है उसको बहुत सारे नियम कानून जानकारी नहीं होती, न उसमें भटकाना चाहिए, न दलीय स्वार्थ देखना चाहिए। परंतु क्योंकि गरीबों के वोट को पाना एक बिल्कुल सही, उच्च वर्ग का वोट डालने जाता नहीं, वही गरीबों के वोट को तरह तरह के लुभा के, प्रभावित करके या बरगला के जो वोट पा लेता है वही सत्ता में आता है। बिल्कुल सही। तो वही काम जो इसमें एक चला है, अब इसमें दोनों पक्ष अपने अपने तथ्य रख रहे हैं। मगर एक बात है कि राज्य सरकार ने पहल तो की थी, पिछली सरकार ने भी, बिल्कुल, मगर पिछली सरकार की पहल क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच टसल चल रहा था, बिल्कुल सही, दो दलीय वो टसल के कारण ही ये जो योजना है वो रुक गई थी। अब डबल इंजन की सरकार घोषणा पत्र में डाले, मोदी की गारंटी में डाला, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, अब कैबिनेट में मंजूर हो गई, कैबिनेट मंजूर हो गई। तो ये प्रयास हुआ कि हमारी जो पहली हमने जो जनता से वादे करके आए हैं, बड़े आंदोलन किए हैं, अब इसको पैसा दो, तब हम जनता के बीच जा पाएंगे। अभी बड़े बड़े चुनाव हैं, नगरीय निकाय में, पंचायत चुनाव है, ऐसे में एक बड़ी सफलता दिखा पाएंगे। तो ये एक रणनीति भरा आवास है ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। धनंजय जी, आप तमाम सवालों के जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जब एक लाइन में जोड़ देता हूं, जब राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल, मुख्यमंत्री स्वयं, 2 अपने उप मुख्यमंत्री के साथ विभागीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, उस वक्त उनके मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान आया था, मैं कोट कर देता हूं कि कोई भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गरीबों का छत नहीं बनने दिया, उन्हें पाप लगेगा। मैं कोट और अनकोट करके कह रहा हूं। जब राज्य सरकार, आप दावा करते हैं कि पिछली सरकार ने राज्यांश दिया था, यह मंजूरी जो है पिछले सरकार के 3200 करोड़ रुपए देने की वजह से हुई है, तो क्या नई सरकार के, मोदी सरकार के तीसरे कैबिनेट के उस विभागीय मंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया था, पाप लगेगा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, उस वक्त सियासत में मौन क्यों साध ली थी कांग्रेस ने? सियासत में कांग्रेस ने कहीं मौन नहीं साधी है। हम जो काम करते हैं उसको डंके की चोट पर बोलते हैं। और शिवराज सिंह चौहान आदतन झूठ बोलने वाले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो सच बोलते ना तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाती। उसके झूठ के कारण तो उनको मुख्यमंत्री पद से, दायित्व से हटा दिया गया। और जो आदतन झूठ बोलने वाला है, जो विभाग में तुरंत गया हो, उसको क्या जानकारी होगा? मैंने पीआईबी का आपको दिखाया ना। और एक बड़ा तथ्य इसमें और दे रहा हूं अवधेश जी, 2023 तक, मतलब जिस दिन पीआईबी के जो नोट शीट जारी होता है, केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2,95,00,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाने का। आप समझिएगा, फिगर दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वीकृत किया 2,94,68,272 मकानों को। मतलब जो खुद लक्ष्य रखे थे उसमें भी 1 लाख
मकान उन्हें कम कर दिया और पूरे लोकसभा चुनाव के पहले तक ये 2,55,17,812 मकान बन चुके थे। इसे पूरे राज्यवार आंकड़े है ना। छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री आवास में गुजरात से कई गुना बेहतर है। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम पे राजनीतिक दल विरोधियों ने चलते आरोप लगाते हो, क्या गुजरात का जो मुख्यमंत्री है वो क्या नरेंद्र मोदी जी का विरोधी है जो प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया? असल मायने ये है, जब आप 2,99,00,000 का लक्ष्य रखे हो, सारे राज्यों को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सबको आपने लक्ष्य दे दिया, उसके बाद वो 8 लाख मकान कहाँ आता है उसमें? क्योंकि आपका लक्ष्य ही नहीं है। मैंने कहा ना, हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, उन 8 लाख आवासों के लिए 32 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया बजट में, क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ और उसके बाद केंद्र को भेजे। मैं तुझे पूछता हूं ना, एक कैबिनेट की बैठक में बता दे कि 8 लाख आवास के लिए इन्होंने बजट में पास किया था और उसको भेजा था। ये तो पूर्ववर्ती सरकार के प्रस्ताव में हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना, आपने पाप किया है प्रदेश के गरीबों को 18 लाख आवास देने का सपना देकर और धोखा दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं प्रदेश की जनता को, ये किसी कीमत पर 18 लाख आवास में से एक आवास तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक जनगणना नहीं होगा, आर्थिक सर्वे नहीं होगा। क्योंकि 18 लाख जो 77,000 जो आवास है वो 2011 के सर्वे सूची के आधार पर है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये झूठ बोलने के बीमार लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। राजीव जी आपने पास किया 18 लाख, धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी ठीक है, आपकी तमाम बातें आ गई। मैं जब एक बार राजीव जी का रुक, राजीव जी जवाब दे दीजिए, किसे पाप लगेगा, किसे गरीबे का छत छीनने का पाप लगने वाला, कौन जो है भला करने वाला? जरा जवाब दे दीजिएगा, संक्षेप में मुझे समाप्त करना होगा। डॉक्टर अवधेश जी, पाप तो लग चुका है। जो सरकार चले गई उसका सबसे बड़ा कारण था कि आवास नहीं देना। और मैं माननीय रामावतार तिवारी जी ने भी जो बोला, उनको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो 3 किश्तें रोकी थी राज्य सरकार ने, कोई समन्वय की बात नहीं थी, सीधा केंद्र की राशि आ चुकी थी, राज्य ने हठधर्मिता से नहीं दिया और तीसरी बार नहीं दिया। सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नाम बदला जाए तब हम सोचेंगे। इस बीच तमाम लोग जो है वो बैंकों के चक्कर काटते थे, ऑफिसों के चक्कर काटते थे, तो उनकी दर्द और उनका अभिशप्त हो गई थी वो सरकार। तो ये कोई समन्वय की कमी नहीं थी, केंद्र देती थी पैसा और पैसा देने के बाद जब राज्यांश नहीं आता था तो वो पैसा लैप्स हो जाता था। छोटा सा तकनीकी वो था, कोई समन्वय या डबल इंजन की बात नहीं थी, सीधे सीधे हठधर्मिता थी। राज्य सरकार नहीं देना चाहती थी, उस प्रोजेक्ट को फेल करना चाहती थी। ठीक है राजीव जी, प्रोजेक्ट उन्होंने फेल किया। ठीक है राजीव जी, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। कुल मिला के कि रामावतार तिवारी जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि अटकाने और भटकाने की सियासत जब तक देश में चलेगी, गरीबों के नाम पे ऐसे ही सियासी रोटी सेका जाएगा। न केवल सेका जाएगा बल्कि पका के खा के पेट भी भरा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि गरीबों के छत पे मकान कब तक आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीन अभी भी आ जाए तो बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामावतार जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।